बहुत गलत भी हुआ बच्चों के साथ यार, ये 12-13 दिन है ना, कि सबका ही हुआ। कुछ बच्चों ने अपना पूरा टाइम वेस्ट कर लिया, और होता है मतलब 17-18 साल का बच्चा कितना झेले, है ना, मतलब इट वाज वे टू मच ऑन दी प्लेट, ठीक है। बट अगर आप डिस्ट्रैक्शंस को दूर रख सकते हो तो डेफिनेटली ऑनलाइन बेस्ट है फॉर एनीवन जो कि अपने घर के कंफर्ट से प्रिपेयर करना चाहता है। बट इफ़ यू आर अ पर्सन जो कि आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है पढ़ने के बजाय, फिर वो यूट्यूब चलाने लग गया कुछ, देन यू हैव टू गो ऑफलाइन। बट देन ऑफलाइन में भी फिर ऐसा होगा कि आपका दिमाग कहीं और वॉन्डर कर रहा है, तो जहाँ डिसिप्लिन नहीं है तो बिना डिसिप्लिन को तो कोई कहीं सेलेक्ट नहीं हो सकता। बिल्कुल। क्योंकि रीनीट हो रहा था भाई, जब नीट री हो सकता है तो हम डार्विन का भी री डार्विन कर सकते हैं, ठीक है। तो 20-30 हज़ार सवाल हमने किए, ठीक है, बढ़िया स्कोर लेकर के आ गए तुम। 355 इज अ ग्रेट स्कोर। गलत कौन सा हुआ था? तो बेसिकली प्लस क्लासेस में वो एक एक टॉपिक को वो खुद बहुत इंटरेस्ट लेता है फिज़िक्स में, एंड वो टॉपिक को समझाते भी बहुत अच्छा है। तो फिज़िक्स एक्चुअली में बहुत फील करने का सब्जेक्ट है, आप ऑल अराउंड देख सकते हो अपने। बहुत बार बस लोग फॉर्मूलाज रट रहे होते हैं, बट प्रतीक सर वैसा बिल्कुल नहीं है, वो पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ाते हैं। वही प्रतीक सर ने फील दिला दी फिजिक्स की, और इट्स डन एंड डस्टेड फुल्ली, है ना। तो जैसे टॉपर से बहुत कॉमन सवाल रहता है, क्या तुम 24 घंटे में 30 घंटे पढ़ते थे? तो तुम कितने घंटे पढ़ते थे? नीट 2026 एक बहुत ही मेंटली ट्रॉमेटाइजिंग ईयर रहा सभी एस्पिरेंट्स के लिए, हर उस स्टेक होल्डर के लिए जो भी इस एग्ज़ाम के साथ एसोसिएटेड है। पेपर लीक जैसा अल्टीमेट अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है। थर्ड में का एग्ज़ाम कैंसिल होता है, लाखों बच्चे इस एग्ज़ाम को देते हैं, 22 लाख लोग इस एग्ज़ाम को देते हैं, और एक पल के लिए सबको लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया। फिर रीनीट अनाउंस होता है, फिर बहुत मुश्किल होता है ट्रैक पर आना, मगर आई सैल्यूट टू एवरी स्टूडेंट हु गॉट बैक ऑन ट्रैक, और उसके बाद उन्होंने फिर से इस रीनीट का एग्ज़ाम दिया, और बहुत बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया। तो अब उन जर्नीज़ को शेयर करना बनता भी है, बिकॉज दिस ईयर विल बी रिमेंबर्ड फॉर एवर। तो आज मेरे साथ एक बहुत ही मतलब आदी है, मैं बताता हूँ, ही इज़ उत्तराखंड स्टेट रैंक 1, गिव्स मी गूज बम्स, ठीक है, सच अ ग्रेट अचीवमेंट। स्कोर मतलब इस खतरनाक पेपर में भी 681 का स्कोर, ऑल इंडिया रैंक ऑफ 242। मतलब आदि, ओवर टू यू, हाउ यू डिड इट? इतना सब कुछ होने के बाद एक बार अपने बारे में सबको बताओ, देन वी मूव अहेड। तो मैं आदि हूँ, एंड मैं देहरादून से हूँ, उत्तराखंड से, एंड मेरे मार्क्स एंड रैंक तो बता दिया सर ने। तो मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी 11th से ही, एंड हाँ, ये नीट की प्रिपरेशन बहुत टफ थी, स्पेशली क्योंकि रीनीट हुआ। तो पहले ऑलरेडी नीट का प्रेशर झेल चुके थे, फिर उसके बाद लगा था कि अब रिलैक्स कर सकते हैं एटलीस्ट, बट देन एकदम से न्यूज़ आती है कि रीनीट हो रहा है, तो फिर से वो काइंड ऑफ ट्रॉमेटाइजिंग हो गया था मेंटली, बट फाइनली वी डिड इट, एंड इतनी अच्छी रैंक ला पाए आज। तो यू एवर थॉट कि यू विल गेट दिस रैंक? नो, नेवर। नो। पहली जब नीट हुआ, जो पेपर कैंसिल हुआ, उसमें क्या स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे थे? 665। 660। तो यू इम्प्रूव्ड एक्चुअली योर स्कोर फ्रॉम Yes. 665 टू 681। अच्छा, पेपर इस बार टफ भी था Yes. कंपेयर टू द फर्स्ट नीट। इस बार फिजिक्स और केमिस्ट्री का खासकर लेवल काफ़ी ऊपर किया था, हम एट पार टू 2025 हम कह सकते हैं। दैट इज़ कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द टफेस्ट पेपर्स। सो हाउ यू मैनेज्ड इट? मतलब बच्चों का एक सवाल है कि मैं काफ़ी सारे कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ, बच्चे कहते हैं कि इतने टफ पेपर में नंबर कैसे आ सकते हैं इतने। हाउ यू डिड इट? बिल्कुल आ सकते हैं। तो सबसे पहले अपनी प्रिपरेशन लेवल उतने लेवल तक करनी है, स्पेशली जब नीट 2025 डिफ़िकल्ट आया था, तो वो एक हाई टाइम था, आप अपनी प्रिपरेशन लेवल को अच्छा करें, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, तो तभी ये कुछ स्कोर आ पाया है। अच्छा, तो मतलब ओवरऑल अपने लेवल को अप रखने से इट इज़ डेफिनेटली पॉसिबल। अच्छा, मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। सो ये ऑनलाइन से पढ़ा हुआ, जो कहते हैं ना प्योर ऑनलाइन से पढ़ी हुई एक रैंक है। इसने लास्ट के 6-7 महीने में अपनी अति लेवल ऑफ प्रिपरेशन कर दी है। 12-12 घंटे ये पढ़ रहा था। एक बार सब्जेक्ट वाइज स्कोर बताना। तो मेरे फिज़िक्स में 160 है, केमिस्ट्री में 166 एंड बायोलॉजी में 355। 355। और तुम कहाँ पढ़े थे, किस किस टीचर से पढ़े थे, एक बार वो भी सबको बता दो। तो अनअकैडमी ऑनलाइन में मैं सुपर 6 की टीम से पढ़ा था। फिज़िक्स के लिए प्रतीक जैन सर, केमिस्ट्री के लिए AKM सर, RS सर एंड एसिड सर, एंड बायोलॉजी के लिए आप और AG सर। तो तुमने इतनी सारी मेहनत करी, और यार ऑनलाइन से सिलेक्शन नहीं होते, ऑनलाइन इज़ ए डिस्ट्रैक्शन, ऐसा एक मिथ है। और मैं इनफैक्ट हमारे पेरेंट्स से भी मिला आज,
तो बड़ा अच्छा लगा मिल करके, बिकॉज दे हैव अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू. सो तुम्हारा क्या मानना है इसके बारे में? इज इट ऑल डिस्ट्रैक्शन गेम और इज इट यू कैन डू इट? अगर आप डिस्ट्रैक्शंस को दूर रख सकते हो तो डेफिनेटली ऑनलाइन बेस्ट है फॉर एनीवन जो कि अपने घर के कंफर्ट से प्रिपेयर करना चाहता है. बट इफ़ यू आर अ पर्सन जो कि आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है पढ़ने के बजाय, फिर वो यूट्यूब चलाने लग गया कुछ, देन यू हैव टू गो ऑफलाइन. बट देन ऑफलाइन में भी फिर ऐसा होगा कि आपका दिमाग कहीं और वॉन्डर कर रहा है. तो जहाँ डिसिप्लिन नहीं है तो बिना डिसिप्लिन को तो कोई कहीं सेलेक्ट नहीं हो सकता. बिल्कुल सीधी सीधी बात है. अच्छा, एक चीज़ और बताओ, जैसे इस बार क्या तुमने एक्सपेक्ट किया था फिजिक्स आएगी इतनी टफ? एक अनएक्सपेक्टेड सा पेपर था. और हाँ, काइंड ऑफ अनएक्सपेक्टेड था. हाँ. इवन थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चंस भी हमको देखने के मिले ओवरऑल हम्म. पेपर में. तो हाँ, अनएक्सपेक्टेड था. तो यार देखो, ऐसा काफ़ी बार होता है तैयारी के दौरान कि हम ये सोचते रहते हैं कि यार हम आसान 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 पढ़ें कि हम टफ 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 पढ़ें. अपनी प्रिपरेशन को किस लेवल पे रखना चाहिए? क्योंकि बिकॉज पीपल से कि अगर तुम टफ करने लग जाओ तो लोग पूछेंगे कि इतना टफ कौन पूछता है. आसान करने लग जाओ तो ये तो पूछेगा ही नहीं नीट में. तुम्हारा क्या अप्रोच रहा ओवरऑल प्रिपरेशन के टाइम? तो एक लाइन में बोल सकते हैं ये चीज़, होप फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट. वर्स्ट केस सिनेरियो बिल्कुल वही दिमाग में ले गए. इसका फंडा यार बहुत सिंपल है. ये इसको जो टीचर्स ने कहा वो इसने किया. ये मान के चल रहा था पेपर कैसा भी आए, आई हैव टू प्रिपेयर फॉर एनी काइंड ऑफ सर्कमस्टेंस. कितना टाइम लगा था वापस ट्रैक पे आने पे? पेपर जिस दिन कैंसिल हुआ, शायद 12-13 को अनाउंस हुआ था ना कैंसिलेशन. हाँ, ऐसे ही ऐसे ही कोई डेट थी. तो कितना टाइम लगा वापस ट्रैक पे आने में? अराउंड 10 days बोल सकते हो. वापस जो 12 to 13 hours स्टडी टाइम था उसको लाने में लग गया. बहुत गलत भी हुआ बच्चों के साथ यार, ये 12-13 दिन है ना, कि सबका ही हुआ. कुछ बच्चों ने अपना पूरा ही टाइम वेस्ट कर लिया. और होता है, मतलब 17-18 साल का बच्चा कितना झेले, है ना. मतलब इट वाज वे टू मच ऑन दी प्लेट. ठीक है, बट यू डिड इट ग्रेट. अच्छा, थोड़ा सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी की बात करते हैं. मैं बायोलॉजी से शुरू करता हूँ. ठीक है, तो तुम्हारा स्कोर क्या था बायो में? 355. पेपर कंपेरेटिवली अगर मैं बोलूँ, बिकॉज आई हैव बीन लुकिंग एट पेपर्स एवरी ईयर, पेपर वाज मच ईजियर. ठीक है, फिर भी इस पेपर को मेरा ये मानना है कि जिसने मिनिमम टाइम में सॉल्व किया उसके लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए समय बचा और वही एक अच्छा स्कोर कर पाया, है ना. तो क्या स्ट्रैटेजी रही बायो में? स्पीड कैसे बनाए और कितनी देर में पेपर किया था तुमने? ये इंक्लूडिंग OMR फिलिंग है 30 minutes. आधे घंटे में पूरा बायो डन विद OMR? यस. हाउ यू डिड इट? आधे घंटे में 90 क्वेश्चन, 1 मिनट में 3 क्वेश्चन विद OMR. हाँ. व्हाट वाज द स्ट्रैटेजी? क्वेश्चंस कहीं ना कहीं बहुत वन लाइनर्स और इजी थे, तो कहीं ना कहीं उस हाँ. वजह से हो गया. अगर हम अर्लियर नीट की बात करें उसमें कंपैरेटिवली थोड़े लेंदी थे, उस वजह से उसमें थोड़ा टाइम लग गया था. बट दिस वाज ईजियर. तो हमने तो क्लास में बहुत खतरनाक प्रैक्टिस करी थी. बिल्कुल. और मुझे भी नहीं लग रहा था इतना आसान पेपर थोड़ी ना देंगे यार. बट ठीक है, दे दिया उनने. और कोई टिप बायोलॉजी के लिए स्पेसिफिक? बायोलॉजी के लिए ये है कि सबसे पहले अपने कोर कॉन्सेप्ट्स को बहुत क्लियर रखो. क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि बायो बस रटने का सब्जेक्ट है, याद कर लो, बट ऐसा नहीं है. जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी बहुत वो अच्छी चीज़ होगी. दूसरा, NCERT बहुत अच्छे से पढ़ो, बहुत डीपली एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ो. क्योंकि जो रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन होते हैं बायो में वो ऐसे ही बनते हैं कि वो एक एक लाइन पर वर्ड तक चेंज करके. तो NCERT अच्छे से पढ़ो एंड बहुत सारी प्रैक्टिस करो. प्रैक्टिस वर्सेस थियरी. स्टार्टिंग में जब सीख रहे हो तब ऑब्वियसली थ्योरी को थोड़ा ज़्यादा वेटेज होता है, बट इवेंचुअली प्रैक्टिस देन टेक्स ओवर. प्रैक्टिस को एक मैं स्टैट शेयर करता हूँ सबके. लगभग कितने क्वेश्चंस किए होंगे हमने? मे बी 20,000 या 30,000 है ना. मतलब इतने सवाल किए हमने. एक टाइम के बाद तो एक हम डार्विन का नियो डार्विन कर चुके थे, क्योंकि रीनीट हो रहा था भाई. जब नीट री हो सकता है तो हम डार्विन का भी री डार्विन कर सकते हैं. ठीक है, तो मतलब 20-30 हज़ार सवाल हमने किए और ठीक है, बढ़िया स्कोर लेकर के आ गए तुम. 355 इज अ ग्रेट स्कोर. गलत कौन सा हुआ था? जेनेटिक्स का असर्शन रीजन कौन सा वाला? वो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट. अच्छा, समझ गया. वो काफ़ी बच्चे उसको लेके परेशान भी थे. वो थोड़ा लैंग्वेज का भी इशू था. खैर चलो ठीक है. अच्छा चलो, बायो तो डन है. बायो अगर ढंग से पहले थियोरी कर लो, फिर भर के प्रैक्टिस कर लो, रिजल्ट डेफिनेटली आएगा. ये ईयर लॉन्ग तैयारी है कि वन शॉट का खेल है? ये 2 years की तैयारी. ये 2 years की तैयारी. ही इज़ अ फ्रेशर एंड मैं आऊँगा उस बात पर भी कि हाउ यू मैनेज बोर्ड्स अलॉन्ग विद नीट, बिकॉज इट्स अ बिग डील, वेरी बिग डील, है ना. अच्छा, आता हूँ मैं केमिस्ट्री की तरफ. 3 पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं. फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक. इनऑर्गेनिक मैं भी पढ़ता था, मुझे भी बहुत गंदा सब्जेक्ट लगता था, बट फॉर्चुनेटली वी हैव रमेश सर इन आवर टीम. ठीक है, तो हाउ यू मैनेज्ड इट?
तो मैं रमेश सर की क्लासेस करी है एंड वो खुद ही बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते थे तो वो पूरा करा। रट्टा कैसे मारे, इतना रट्टा मारना है, जनरल सवाल भाई, इनऑर्गेनिक रट्टा मार सब्जेक्ट है, बायो को मैं कभी नहीं बोलूंगा ऐसा। हाँ बताओ आगे आई थिंक रमेश सर की सबसे स्पेशल क्वालिटी ये है कि जहाँ पर बाकी जगह लोग रट रहे होते हैं चीज़ों को, रमेश सर उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं आप अंडरस्टैंड ही कर रहे हो, तो रट्टा बहुत कम मारना होता है, कोई बहुत ही अगर एक्सेप्शनल ऑर्डर हो गया या कुछ, बस Right. उतना। तो लॉजिक है उसमें भी, बिल्कुल लॉजिक। चलो मैं भी किसी दिन डिकोड करके तुम्हें बताऊँ। तो लॉजिकली इनऑर्गेनिक को डील किया हाँ तुमने। बिल्कुल। ठीक है। और फिजिकल केमिस्ट्री इस बार कैलकुलेटिव आई थी, टफ आया था, हाउ यू डील्ड विद इट? और नंबर भी तुम्हारे 165 है राइट? 166 166 हैं, तो तगड़ा स्कोर है भाई इस तरह के पेपर में, तो कैसे मैनेज किया इसको? एंड मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, मेरा हाँ। फिजिकल केमिस्ट्री में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है। सारे सही हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। Yeah. और जबकि इस बार की फिजिकल केमिस्ट्री वाज वन ऑफ द टफेस्ट, आई आई थिंक सबसे टफ। सबसे टफ थी। हाँ यही सबका एनालिसिस है। कैसे किया, सारा सही कैसे कर लिया भाई? तो मैं AKM सर टीचर थे एंड सबसे AKM सर तो पूरा चैप्टर को खोल देते थे। चैप्टर को इसको इलाबोरेट करो बच्चों, चैप्टर कैसे खुल रहा है? खोल देते वो बेसिकली, जब अगर कुछ पढ़ा रहे हैं वो बहुत जो डाउट्स जनरली बच्चों के आते हैं और अगर नहीं भी आते वो वैसे क्रिएट भी कर देते हैं एंड एक एक पॉइंट को कवर कर देते हैं पूरा, कुछ नहीं छोड़ते, पूरी अच्छे से फीलिंग। एंड बहुत स्ट्रक्चर्ड है सर के पढ़ाने का तरीका। तो जैसे एक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स मुश्किल लगते हैं, सर ने उसको इतना अच्छे से पढ़ाया कि वो भी आसान लगने लगे। तो उस तुमने, मुझे लग रहा है जो कहते गए हम वही करते गए, बिल्कुल। अपना दिमाग नहीं लगाया, नहीं, जस्ट फॉलोइंग दी वे। यस। ठीक है। तो फिजिकल में सारे ग्रेट जॉब डन। और ऑर्गेनिक यार, ऑर्गेनिक में इतने रिएजेंट रिएक्शन, कभी भी कुछ भी हुआ जा रहा है। मुझे केमिस्ट्री सब्जेक्ट ही नहीं पसंद वैसे, मैं अगर बताऊँ तो। मगर हाउ यू मैनेज्ड इट? ऑर्गेनिक में भी सारे सही की, किस में गलती हुई थी फिर? एक ऑर्गेनिक का था, एक इनऑर्गेनिक का था और एक छूट गया था। समझ गया। तो बताओ यार ऑर्गेनिक को लेकर के क्या प्लान ऑफ एक्शन रहा, कैसे किया तुमने? तो ऑर्गेनिक में मेरे टीचर एसिड सर थे। मैंने वही चीज़ें टीचर्स जैसे बताते गए, मैं पूरा फॉलो करा क्लासेस सब। एंड तो एसिड सर भी पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर देते थे सब चीज़ें। एंड एक वो कई जगह जहाँ पर याद करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, एसिड सर उधर भी अपनी तरफ से कुछ निमोनिक्स या कुछ वैसे करके बहुत आसानी से याद करवा देते चीज़ें। बिल्कुल। एंड उनकी एनर्जी भी अनपैरेलल है किसी भी। एनर्जी सर अगर आप भी पढ़ाना शुरू करें और लगातार कल तक पढ़ाएं, सेम एनर्जी मिलेगी तुमको, है ना? दैट इज़ अमेजिंग। ठीक है। तो स्ट्रिक्टली तुमने यही किया जो टीचर्स कहते गए, एंड वी हैव द रिजल्ट्स। ठीक है। अनअकैडमी इन जनरल हाउ डू यू फील? मतलब बहुत अलग अलग टीचर्स, तो सारे टीचर्स अपने हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट। हाउ यू थिंक कि अनअकैडमी हैज़ मेड इट वेरी सिंपल फॉर यू? मतलब कैसा लगा था, ओवरऑल एक्सपीरियंस बताओ। ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा अनअकैडमी के साथ बहुत अच्छा है। यहाँ पर सारे टीचर्स बहुत हार्ड वर्किंग है, वो अपने स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल अपना लिमिट्स को भी पुश कर देते हैं बहुत बार, ताकि वो स्टूडेंट्स अच्छे से अपना रिजल्ट ला पाएँ। एंड कंटेंट भी बेस्ट है बिल्कुल, एक एक चीज़ अच्छे से पॉइंट, क्लैरिटी बहुत अच्छे से मिली हर एक चीज़ की। टेस्ट वगैरह भी देते थे? यस सर, टेस्ट भी। तुम्हारा लोवेस्ट स्कोर क्या था किसी भी उसमें? एक उसके अनप्रिपेयर्ड था वो, उसमें 550 था। 550 तुम्हारा लोवेस्ट था। बच्चे भी मुझसे कहेंगे हाँ कमेंट्स में कि सर ये तुम्हारा हाईएस्ट जा रहा है, जो आपका लोवेस्ट है। मतलब ठीक है। अच्छा, अनप्रिपेयर्ड स्टेट में भी पेपर देना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, अगर स्केड्यूल टेस्ट है तो? हाँ बिल्कुल दे देना चाहिए, अनप्रिपेयर्ड भी है। क्योंकि उससे कहीं ना कहीं फिर अंदर से ही वो लगेगा कि नहीं अब प्रिपरेशन करनी है, वो अंदर से जब बुरा जैसे काफ़ी बच्चे ये करते हैं कि यार मेरा एक सब्जेक्ट का एक टॉपिक रह गया तो मैं टेस्ट नहीं देता हूँ, मैं इसको बाद में कर लेता हूँ, तो क्या एडवाइस करोगे? ये कहीं ना कहीं आप अलॉन्ग द वे सीखते हो। मान लो अगर आपने नहीं भी करा, आप जब करोगे थोड़ा बहुत वीकनेसेस पता चलेंगी एंड यू इम्प्रूव अलॉन्ग द वे। सो आप दे दो टेस्ट, आप ये भूल जाओ कि लोग क्या सोचेंगे, डांट पड़ेगी या कुछ, आप बस अपने देना चाहिए पेपर, कुछ भी हो किसी भी स्थिति में हो, गो एंड गिव द टेस्ट, है ना? प्रिपेयर अनप्रिपेयर्ड वो एक अलग बात है। चलो मैं टेस्टिंग पे दोबारा आऊँगा, लेकिन अभी बात करते हैं एक और ख़तरनाक सब्जेक्ट की, फिज़िक्स। इस बार ख़तरनाक पेपर आया था और 25 के एट पार पकड़ लो। हाउ यू मैनेज्ड इट? मतलब क्या थी स्ट्रैटेजी? और 160 स्कोर, राइट? तो 160 स्कोर करना इस पेपर में, हाउ यू डिड इट? तो वही मेरे फिज़िक्स के टीचर सर प्रतीक जैन थे एंड मैं उन्हीं का पूरा फॉलो करा। वो उनकी ये अच्छी बात है कि
वो सारी चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट्स पूरा फील करा देता है फिजिक्स को। एक भी जगह ऐसा नहीं लगता कैसे कि फील कराते हैं सर, ये भी बताओ थोड़ा सा, मतलब जो बच्चा नहीं जानता है भाई क्या फील करा रहे हैं सर, तो कैसे? बेसिकली प्लस क्लासेस में वो एक एक टॉपिक को वो खुद बहुत इंटरेस्ट लेता है फिजिक्स में, एंड वो टॉपिक को समझाते भी बहुत अच्छा है। तो फिजिक्स एक्चुअली में बहुत फील करने का सब्जेक्ट है। आप ऑल अराउंड देख सकते हो अपने। बहुत बार बस लोग फॉर्मूलाज रट रहे होते हैं, बट प्रतीक सर वैसा बिल्कुल नहीं है, वो पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ाते हैं। भाई प्रतीक सर ने फील दिला दी फिजिक्स की और इट्स डन एंड डस्टेड फुल्ली, है ना? यस। तो यही थी इसकी स्ट्रैटेजी। देखो टीचर जो कहते हैं उसको फॉलो करो, अपना दिमाग ना लगाओ, अगर मैं इसको एक लाइन में समराइज करूं। अच्छा वैसे तुम्हारी बैच आखिरी बैच है जो OMR पेपर दे के आई है ना। जो भी बच्चे देखे ना, जो भविष्य की तैयारी कर रहे हैं, दे आर गोइंग टू गिव दिस एग्जाम इन ऑनलाइन मोड एंड इट्स गोइंग टू बी अ वेरी 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 बिग चेंज। अब पेपर शिफ्ट्स में होगा और मतलब अगर शिफ्ट में और अगर 5 दिन भी पेपर होता है तो 10 पेपर बन गए। 10 पेपर में अलग अलग डिफ़िकल्टी है, नॉर्मलाइजेशन है। अगर तुम अगली साल पेपर दे रहे होते, ठीक है, वैसे तो अब यू आर आउट ऑफ दिस नीट लूप, कॉन्ग्रेचुलेशंस, इट्स अ वेरी बैड लूप वैसे, मतलब बच्चा एकदम अलग तरह की जर्नी है, बट एट द एंड इट्स वर्थ इट। मतलब यू आर सिटिंग हियर, हो सकता है 1 महीने पहले तुमने नहीं एक्सपेक्ट किया हो ये रैंक तुम्हारी है, बट टुडे इट्स ऑल हैप्पी डे, सो इट्स ऑल वर्थ इट। मुझे बताओ, इफ़ यू वुड हैव बीन देयर कि अगर इसी साल एग्ज़ाम ऑनलाइन हो जाता, तुम क्या ऐसा चेंज लेकर के आते अपनी प्रिपरेशन में? जो अभी फॉर्मेट है CBT का, मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करता CBT फॉर्मेट में, एंड आई थिंक वैसे ही आप प्रिपेयर करोगे, आप जो भी टेस्ट हैं वो सब उसी हिसाब से CBT। इससे तो नहीं डरते कि यार मेरी किस्मत कैसी है, मेरा टफ पेपर आ गया, मेरा आसान आ गया, तो इसके हिसाब से क्या प्लानिंग करते हैं? वो तो देखो कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो आपको हर एक सब्जेक्ट में, हर एक टॉपिक में आपको अपना बिल्कुल बेस्ट लेवल तक प्रिपेयर करना है। तो अपना बेस्ट दो और शिफ्ट टू दी फॉर्मेट इमीडिएट बेसिस, है ना? मतलब दिस वुड बी माई एडवाइस एज वेल, बिकॉज अगली साल का पेपर इज़ गोइंग टू बी वेरी अनसर्टेन। लेकिन अनसर्टेनिटी को बेस्ट तरीका क्या है चैलेंज करने का, कि तुम अपने आप को इस लेवल पे ले जाओ कि सामने वाला कुछ भी पूछ ले, यू आर एबल टू डू इट। फिर नो एक्सक्यूजेस, है ना, कि टफ आ गया, आसान आ गया, लेंदी आ गया, कि जैसा आएगा सबके लिए आएगा। ठीक है, तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे कि मतलब जैसे जिस रैंक पे तुम हो, जिस स्कोर पे तुम हो, पहली बात तो ये पेपर पे 650 के ऊपर लाना ही बड़ी बात है, मैं मानता हूँ इसको। इस बार कट ऑफ्स थोड़े से हम 560-70 के आसपास पकड़ लो, लेकिन तुम्हारी एक्सपेक्टेशन क्या थी, इस पे क्या रैंक बनेगी? मेरा अराउंड 200 यही था। अच्छा, तुम 200 के आसपास लेके चल रहे थे। अच्छा, तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड वगैरह क्या, एक बार बताना, मम्मी पापा? यस, तो मेरी मम्मी एक डेंटिस्ट है एंड पापा एक ENT सर्जन है। ENT तो घर वाले डॉक्टर्स। यस। तो कहीं इस दबाव में आकर के तो मतलब नहीं तुम्हें डॉक्टर ही बनना है? क्योंकि मैं काफ़ी बच्चों को ऐसा जानता हूँ जो घर वालों के दबाव में डॉक्टर बन रहे हैं मजबूरी में, तो ऐसा तो नहीं था तुम्हारे साथ? नहीं, वो तो एक्चुअली वो खुद मना कर रहे थे डॉक्टर्स बनने को। ऐसा क्यों? उनका अपना व्यू पॉइंट था। अच्छा, कि काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, मेहनत तो है यार, मतलब यू आर गोइंग इन अ फील्ड विच इज़ ऑल अबाउट सर्विस। मैं मेरे स्टूडेंट्स को देखता हूँ जो भी इंटर्नशिप कर रहे हैं, घंटों ड्यूटी करते हैं, ठीक है, और मतलब बट इट्स ऑल वर्थ इट, बिकॉज मतलब द मोस्ट नोबल प्रोफेशन हम कहते हैं इस चीज़ को, है ना? तो अपने मन से ही कर रहे हो। बिल्कुल। ड्रीम कॉलेज? वैसे तो सबका एम्स दिल्ली होता है, हाँ, बट अभी इस रैंक एंड उस हिसाब से मे बी VMMC और एम्स ऋषिकेश। घर के पास तुम देहरादून मेडिकल कॉलेज भी ले सकते हो। नहीं, घर पे नहीं रहना? नहीं। अच्छा, नहीं बढ़िया यार। और स्टेट रैंक 1, मतलब रैंक 1 अपने आप में बहुत बड़ी फीलिंग है, तो ये एब्जॉर्ब हो गया तुमको पूरी तरह से? नहीं, मुझे अभी वो मुझे AIR का हो गया, बट वो स्टेट रैंक 1 वो ऑब्जॉर्व मतलब इट्स अ बिग डील, तो सेलिब्रेट इट टू द फुलेस्ट, बिकॉज ये मौके सबको नहीं मिलते और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में मिलते हैं। तो ब्लेस्ड, ऑल थैंक्स टू गॉड, योर हार्ड वर्क, पेरेंट्स हार्ड वर्क, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मुझे और बताओ, जैसे टॉपर से एक बहुत कॉमन सवाल रहता है, क्या तुम 24 घंटे में 30 घंटे पढ़ते थे? तो तुम कितने घंटे पढ़ते थे? तो जब मैंने स्टार्टिंग करी थी जर्नी की, तब मैं अराउंड 10 आवर्स पढ़ रहा था। फिर उसको मैंने इम्प्रूव करके 12 आवर्स तक ले गया। ये दिस इज अलॉन्ग विद योर क्लासेस और जस्ट सेल्फ स्टडी? बोथ क्लासेस एंड सेल्फ स्टडी। 12 घंटे के आसपास? यस। बहुत, वो भी खतरनाक ही काम है। तो 12 घंटे लगातार पढ़ते रहते थे? लगातार नहीं, बीच बीच में एट रेगुलर टाइम इंटरवल्स ब्रेक्स थे। तो कैसे बनाते थे ऐसे टाइम टेबल कि अब मैं सुबह 6 बजे उठूंगा, 6:05 पे मैं ब्रेकफास्ट करने बैठ जाऊंगा, ऐसा कोई प्लानर बनाते थे कि क्या करते थे तुम? डे ऑन डे क्या करते थे? मैं कोई प्लानर ही नहीं बनाता था, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत चेंजेस होते रहते हैं विद टाइम। तो
कहीं ना कहीं एक माइंड मैप टाइप का होता था कि अभी ऐसे डे प्रोसीड होगा, उस हिसाब से मैं। तो कैसे मतलब बस पढ़ने लगते थे सुबह उठ के? हाँ। अच्छा, मतलब ऐसा कुछ नहीं। तो ये टाइम टेबल, मेरा भी पर्सनल एक थॉट है कि टाइम टेबल इज़ अ वेरी बिग मिथ। मान लो तुमने 6 बजे उठने का प्लान किया, गलती से 6:30 बजे आँख खुली, तुम्हें लगता है तुम्हारा दिन बर्बाद है ना। आधा घंटा, उस आधे घंटे को अब तुम कंपेंसेट करने के चक्कर में पूरा दिन का स्केड्यूल ख़राब करते हो, राइट। तो अच्छा, एक एडवाइस टू द फ्यूचर एस्पिरेंट्स दैट यू वुड गिव? तो मेरी एडवाइस यही होगी कि जितना कॉन्सेप्चुअली हो सकता है सब्जेक्ट्स को उतना कॉन्सेप्चुअली पढ़ो, एंड अपनी प्रिपरेशन को अब अच्छे लेवल पे करो, क्योंकि बहुत अनएक्सपेक्टेड है, कभी आसान है कभी डिफ़िकल्ट। सो एंड अच्छे लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब वो पहले से प्रैक्टिस करोगे तब मेन डे पर आप उनको सॉल्व भी कर पाओगे। राइट। तुम्हारी प्रिपरेशन के दौरान तुम्हारी सबसे बड़ी लर्निंग क्या है? व्हाट इज़ दी सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और व्हाट आर दी 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट शेप सच अ ग्रेट रैंक? आई थिंक एक सिंगल माइंडेड फोकस था इस गोल को लेकर, तो मैंने काइंड ऑफ बाकी सब चीज़ें जो थी उनको सैक्रिफाइस कर दिया, ताकि जैसे बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे मान लो फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, आप जनरली जाते हो तो वो सब हटा दिया था, एंड इवन सोशल मीडिया हो गया सब तो इंस्टाग्राम, फेसबुक कुछ नहीं? एक्चुअली मैं पहले भी था नहीं इंस्टाग्राम फेसबुक पर। अच्छा। बट जैसे यूट्यूब तो देखता था पहले, उसको भी बहुत मिनिमाइज़ करा। तो सोशल मीडिया से दूर है ना। तो डिस्ट्रैक्शन फ्री ना, वैसे मुश्किल काम है, लेकिन किसने कहा कि रैंक लाना एकदम आसान काम है? तो यू हैव टू सेक्रीफाइस। अब वापस बना लो यार, ठीक है, सोशलाइज नाउ एंड हैव फन टू द फुलेस्ट। एक और बात पर आते हैं कि यू आर अ फ्रेशर, और बोर्ड्स के साथ तुमने इस एग्ज़ाम को क्रैक करा, और सिर्फ क्रैक नहीं करा, एक बढ़िया रैंक भी लाई। तो कैसे मैनेज किया भाई बोर्ड्स के साथ? इट्स क्रेजी थिंग टू डू। बोर्ड्स के लिए पढ़ो, घर वाले बोलते नहीं तुम्हें बोर्ड्स में परसेंट चाहिए, तो क्या, हाउ डिड यू मैनेज इट? तो मेरे घर वाले उतना बोर्ड्स के परसेंटेज को लेकर उतना ऑब्सेसिव नहीं थे, एंड मैंने बोर्ड्स के लिए कुछ भी अलग नहीं करा। मैंने अपना बस कंपटीशन का पढ़ा। इवन बोर्ड के पेपर से एक दिन पहले मैं अपने कंपटीशन के नोट्स, अपने एनसीईआरटी वही पढ़ा, ऐसे चला गया। सिर्फ कॉम्पिटिटिव का पढ़ के? बिल्कुल। सब्जेक्ट वाइज स्कोर बताओ बोर्ड एग्जाम में। बायोलॉजी में 99, फिजिक्स में 98, केमिस्ट्री में 96। क्या बात है। और बाकी सब्जेक्ट? फिजिकल एजुकेशन में 97 एंड इंग्लिश में 79। ये सब पढ़े थे पेपर से जस्ट 1-2 दिन पहले? ठीक है यार, चल जाता है काम, वही मैं भी तुमसे कहता रहता हूँ मतलब। और परसेंट 90 के ऊपर ही आ गई होगी? 93.8। 93 पॉइंट। और ये कोई पूछता भी नहीं इससे ही, तो मैंने ही पूछ लिया ऐसे ही, ठीक है। लेकिन जब ऐसी रैंक आ जाएगी और कॉलेज पहुँच जाओगे, नो वन इज़ गोइंग टू आस्क यू दैट। जस्ट हाँ कि एक डिसेंट, पर ये नहीं कि इस चक्कर में फेल हो गए बोर्ड में। ये अगर तुम सीरियसली पढ़ाई कर रहे हो तो नहीं होगे, लेकिन हाँ 80%, 90% इज़ फाइन इन बोर्ड एग्जाम, दैट इज़ एब्सोल्युटली ओके। अच्छा, तो मैनेज हो जाता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है? स्कूल के को करिकुलर वगैरह एक्टिविटी भी करते थे? नहीं, वो सब नहीं। आपके पास देखो 24 घंटे है, उसमें ऑलरेडी कंपटीशन का इतना टाइम जा रहा है, यू कैन नॉट अफोर्ड। काफ़ी बार बच्चे कहते हैं, इनफैक्ट पेरेंट्स भी कहते हैं कि नहीं यार, ये 11th-12th बार बार नहीं आता लाइफ में, थोड़ा स्कूल में भी फ़न कर लो। और तो व्हाट डू यू थिंक अराउंड दैट? ये चीज़ तो पहले 10th से के बोर्ड से पहले भी बोलते हैं, 12th से भी पहले, फिर कॉलेज में भी। नहीं, इसको थोड़ा इलैबोरेट करो ज़रा, क्योंकि पेरेंट्स भी सुन रहे होंगे इसको। हाँ बताओ। देखो, ये बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है हमारे पास प्रिपरेशन करने का। एक दिन में 24 घंटे हैं, उसमें से अगर 12 घंटे आपको स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं, आप सो भी रहे हो और भी चीज़ें, तो इतना टाइम आप अफोर्ड नहीं कर सकते को करिकुलर एक्टिविटीज़ को देना। अगर आपको पहले से आता है तो आप अराउंड 20-30 मिनट्स उतना ही कर सकते हो, बट आप सीख नहीं सकते, या कुछ बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है, आप 1 घंटा लगा रहे हो, वो सब नहीं। कोई हॉबी तुम्हारी स्पेसिफिकली? मेरी पहले थी, मैं स्पोर्ट्स खेलना हॉबी थी। अच्छा। और अभी मूवीज़ देखना हॉबी है। मूवीज़ देखना हॉबी है? अच्छा। आजकल क्या कर रहे हो फिर? अभी तो नीट वीट हो गया है, अब काउंसलिंग तक क्या करोगे, क्या प्लान है? ये इंटरव्यूज एंड पॉडकास्ट और रिकॉर्ड करूँगा। आजकल सेलिब्रिटी बन गया है, ठीक है। और बताओ। एंड अभी तो यही चल रहा है कुछ, अभी यही चल रहा है। और मूवीज़ वगैरह का बैकलॉग वगैरह भी होगा? बिल्कुल है ना, सीरीज़ का बैकलॉग होगा, बड़ा बैकलॉग होता है यार वो भी। बड़ी, ये तो पढ़ाई से भी बड़ा बैकलॉग है। पढ़ाई से बड़ा बैकलॉग है, बिल्कुल। सब खत्म करो अब, पढ़ाई तो तुमने कर ली, बहुत पढ़ाई कर ली। इट्स टाइम टू मतलब लिव द मोमेंट, है ना। मतलब सोशलाइज करो, हैव फन, कीप गिविंग सच इंटरव्यूज़, एडवाइसेस सबको, बिकॉज आने वाले लोगों को राइट एडवाइस मिले, वो बहुत ज़रूरी है। कोई भी देखो, इट्स अ गेम ऑफ हार्ड वर्क, ठीक है। 3 चीज़ें मैं बता रहा हूँ, हार्ड वर्क,
डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। अगर ये है तो यू डोंट नीड टू हैव सुपर हाई IQ टू क्रैक दिस एग्ज़ाम। मतलब ये सब एक मिथ है कि वो पैदाइशी बच्चा टैलेंटेड हुआ है नीट क्रैक करने के लिए, वो नहीं होता। अगर इफ़ यू डोंट पुट इन एफर्ट्स, तुम अच्छे हो तो भी तुम्हारा नीट नहीं निकलेगा। देखो, कंसिस्टेंसी इज़ द की हियर। तो बस इतने पे लगे रहो। एनी फाइनल नोट, बिकॉज तुम्हें लगता है मैं और कुछ कवर करना चाहिए? आई गेस वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। लेट मी थिंक। कुछ, हाँ, नोट मेकिंग पे तुमने कुछ नहीं बताया। नोट्स Okay. लिखने चाहिए? हाँ बिल्कुल लिखने चाहिए नोट्स तो। पक्का? हाँ। ये किसी भैया दीदी के नोट्स, टॉपर भैया अरे दीदी नहीं, करने? नोट्स हमेशा खुद के बनाने चाहिए, क्योंकि जब आप पढ़ रहे हो उसके साथ साथ जब आप नोट्स बना रहे हो आपके दिमाग में भी जा रहा है, एंड वो आपके खुद के नोट्स हैं, तो आप उन्हीं को हाँ। रिवाइज करते हो एंड राइट। तो नोट्स, अच्छा वैसे ये बताओ कि हमारे पिछले साल के जो रैंकर्स थे अपने बच्चे, जैसे यूसुफ था, भावेश था, तो मतलब यू आर लास्ट ईयर हमारे पास कोई स्टेट रैंक 1 नहीं थी। तो आई एम सुपर हैप्पी, सुपर प्राउड कि यार मैं इसलिए यहीं चला ही आया कि मैं तुम्हारे पास ही आकर के अब सारे शूट्स हम करेंगे और सबको ये बातें बताएंगे। एनी लास्ट फाइनल एडवाइस फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स? तो मेरा फाइनल एडवाइस यही होगा एस्पिरेंट्स को कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक टॉप रैंक लाना ये लास्ट के 3 मंथ्स या 6 मंथ्स का नहीं होता। आपको 1 साल 2 साल पूरी मेहनत करनी होती है, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस लगते हैं, एंड ये बहुत डिसिप्लिन रिक्वायर्ड होता है। तो अच्छे से पढ़ाई करो, एंड अपने अच्छे टीचर्स, मेरी जो जर्नी है उससे एक और लेसन आप सीख सकते हो कि पहले से अपनी रिसर्च करो कि कौन सी आप कोचिंग या कहाँ से पढ़ रहे हो, वो बहुत मैटर करता है एट द एंड। सो मेक श्योर आप अपनी रिसर्च थॉरो रखो, एंड लेट्स क्रैक इट। तो ऑन दैट वेरी नोट, ठीक है, जस्ट टेक दैट एडवाइस एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स। यू विल डू ग्रेट इवेंचुअली। बस कंसिस्टेंट रहो एंड इट्स ऑल वर्थ इट एट द एंड। द होल ग्राइंड, ऑल दी सेक्रीफाइसेस। इसने दोस्त यार छोड़ दिए, बट राइट नाउ पीपल विल जस्ट कम अप टू बी फ्रेंड्स विद हिम, ठीक है, इट हैपन्स, ठीक है। सो यू जस्ट नीड टू गेट देयर, और समटाइम्स एक बार में हो जाता है, समटाइम्स इट टेक्स टाइम, बट इट्स ऑल वर्थ इट। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, टेक दी एडवाइसेस, नोट देम डाउन इन योर हेड डायरेक्टली, कॉपी पेन पे मत लिखो, एंड जस्ट गो फॉर इट, ठीक है। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द प्रिपरेशन। और भी बहुत सारे रैंकर्स हैं इस बार। वी आर क्रिएटिंग 5000+ डॉक्टर्स। मतलब इट्स मैसिव, इट्स ह्यूज। इतना ट्रॉमेटाइजिंग साल के बाद, इतना खतरनाक नीट 2026 के बाद, आई होप इफ़ यू कुड नॉट मेक इट दिस ईयर, आई वुड लव टू सी यू नेक्स्ट ईयर राइट वेयर आदि इज सिटिंग टुडे। तो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन इफ देयर इज़ एनीथिंग। इसको लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, एंड सब्सक्राइब इट राइट अवे। वी विल बी पुटिंग अप more such great content. Let's crack it.